एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में पिछले कुछ लेक्चर्स हमने थॉमस ग्रीन पर लिए हैं। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक हैं और आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम ग्रीन के विचारों का समापन करेंगे। आज हम दो चीज़ देखेंगे। पहला, ग्रीन के दंड संबंधी विचार और दूसरा ग्रीन की आलोचना। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं। आलोचना शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें उसकी तारीफ और उसकी कमियां दोनों का जिक्र हम बराबर मात्रा में करेंगे। तो पहले लेते हैं ग्रीन के दंड संबंधी विचार। अब देखिए, ग्रीन के समय जो दंड की व्यवस्था है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम किसी विचारक के विचारों की बात कर रहे होते हैं तो वो किस विचारधारा की श्रेणी में स्थान पा रहा है। ग्रीन आदर्शवादी हैं। वो ये मान के चलते हैं कि राज्य, क्योंकि आदर्शवाद के प्रतीक हैं, इसलिए राज्य सर्वोच्च है, सर्वव्यापी है और व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों को राज्य के हितों के लिए कुर्बान किया जा सकता है। ये मान्यता आदर्शवाद की है, विशेष तौर से जो जर्मन आदर्शवाद है हीगल का, कांट का, उसमें। ग्रीन ने इसमें थोड़ा ब्रिटिश उदारवाद का एक मिश्रण किया है। उन्होंने राज्य को ताकत तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी एक तवज्जो दी है, एक अहमियत दी है, एक महत्व दिया है। तो ग्रीन के समय, अब यहां देखिए, यदि क्योंकि आप आदर्शवादी हैं तो राज्य की दंड देने की जो शक्ति है वो भी अपरिमित होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। लेकिन ग्रीन यहां पर भी मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी जो अमानवीय या अनियंत्रित प्रवृत्तियां हैं उनके बीच में एक बड़ा बेजोड़ बैलेंस स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे उस समय दंड के 3 विधान चर्चा में थे या क्रियान्वित थे। पहला था प्रतिशोधात्मक। इसका आशय होता है कि जिस व्यक्ति ने जो दंड दिया है उससे वही या उसके समकक्ष चीज को छीन लेना, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, वो वाला कंसेप्ट। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति के जो उससे अपराध हुआ है उसका प्रतिशोध लेना है। ग्रीन का यह मानना है कि अपराध का दंड देने का अधिकार राज्य के पास है, मनुष्यों ने स्वयं दिया है, और दरअसल ये दंड देने का अधिकार जो राज्य के पास है ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी है जो राज्य दे रहा है। क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग की बाधा बन सकता है या उसको छीन सकता है या उसको कम कर सकता है, और राज्य को यहां हस्तक्षेप करने का अधिकार है। दूसरा बिंदु है न्याय का जो सिद्धांत उस समय चलन में था दंड का, वो था निवारक सिद्धांत, जिसका अर्थ ये होता है कि राज्य दंड देगा लेकिन दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं है। दंड का उद्देश्य उस व्यक्ति को ये भान कराना है कि आपने दूसरे की स्वतंत्रता प्राप्त करने के जो लक्ष्य थे या मार्ग थे उनको अवरुद्ध किया, उन्हें छीना या उन्हें तोड़ने की कोशिश की। इसकी एवज में आपको ये दंड दिया जा रहा है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए, मान्य करना चाहिए। याद रखिएगा, इस निवारक जो दंड विधान है इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला, उस व्यक्ति को दंडित करना, और दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने जो कि ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं या सोच रहे हैं उनके सामने एक दृष्टांत रखना कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। राज्य ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है, सशक्त है और ऐसा करने के लिए अधिकृत है। अब ध्यान रखें, ग्रीन निवारक दंड के समर्थक हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि इसके माध्यम से राज्य मनुष्यों की चेतना, उनकी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता की संरक्षण का गारंटर बनता है।
ये साबित करके कि उसके पास ये बाध्यकारी शक्ति विद्यमान है। तीसरा बिंदु ये है सुधारात्मक दंड, यानी वे दंड जिनका उद्देश्य मनुष्य के जीवन में सुधार लाना है। कि ठीक है, किसी भी कारण से परिस्थितिवश आपसे अपराध हो गया, और आप जानते हैं यदि आप दंड विधान को देखें, भारत की भी तुलना आप कर सकते हैं, तो आप पाएंगे बहुत से अपराध जानबूझकर नहीं होते, अनजाने में हो जाते हैं। तो ऐसे में जो कानून की प्रक्रिया है, जो विधि की प्रक्रिया है, वो इस बात को देखती है कि ये जो अपराध इस व्यक्ति से हुआ है, क्या ये मेलाफाइड था, क्या ये सोचा समझा कार्य था, या अनजाने में हुआ है, और यदि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो इस व्यक्ति को ये अवसर मिलना चाहिए। ग्रीन मूल रूप से समर्थन करते हैं निदानात्मक दंड का, और वो सुधारात्मक दंड के भी विरोधी नहीं है। वो ये मानते हैं कि हाँ, यदि किसी छोटे से अपराध के लिए ऐसा कोई दंड दिया जाए जिससे कि उस व्यक्ति को ये भान हो कि उसने जो किया था गलत किया था और भविष्य में वो उसकी पुनरावृत्ति ना करे, तो ये भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जिस हमारा आज का जो खास बिंदु है, पहले हम बात करेंगे ग्रीन के योगदान की। देखिए, ग्रीन के योगदान में जो पहला बिंदु आता है वो है उदारवाद और उपयोगितावाद को समयानुकूल बनाना। आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन से पहले मैंने आपको मिल पढ़ाया है। जॉन स्टुअर्ट मिल अबाध आज़ादियों की बात कर रहे हैं। मानव के व्यक्ति के विकास में आने वाली प्रत्येक बाधा को वो नहीं मानते। वो एक अत्यंत सीमित राज्य की अपेक्षा करते हैं, जिसको मैंने आपको कहा था कि अंपायर या पुलिस राज्य या रेफरी राज्य, कि भाई जब कोई नियम टूटता है तो अंपायर, रेफरी या पुलिस की भूमिका बीच में आती है। यदि खेल ठीक से चल रहा है तो अंपायर और रेफरी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन में इस समय ये व्यवस्था चलन में है, लेकिन इसके दूसरी तरफ ग्रीन ये मानते हैं कि नहीं, उपयोगितावाद और उदारवाद दोनों में समयानुकूल उन्होंने बदलाव किए हैं, क्योंकि उदारवाद का जो व्यवस्था है वो इस रूप में सामने आ रही है कि यदि राज्य सीमित होता जाएगा तो जन कल्याणकारी कार्य सीमित होते हैं, और जो निजी क्षेत्र है जहां व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति वो फिर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर हावी होते हैं, और उद्योगपति और पूंजीपति का एक लाइन में उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, और इस अधिकतम लाभ को कमाने के प्रयास में वो कई बार मानव अधिकार, मानव गरिमा, नियम, कायदे, कानून, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, इन सबको ताक पर रखेंगे। ग्रीन इस बात को लेकर सशंकित हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि उनका जो ये जो आदर्शवाद है वो उदारवाद और उपयोगितावाद इन दोनों के बीच में एक पुल बनाता है। वो उदारवाद के विरोधी नहीं है, लेकिन वो उतने ही उदार हैं जितने कि पूरे समाज के मनुष्यों की गरिमा, प्रतिष्ठा, जीवन यापन के अवसर और आत्मचेतना गंवारा हो सबके लिए। वो किसी एक के अधिकार की बात नहीं करते। हाँ, वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने और समाज ने सबको बराबर नहीं बनाया है। वो संपत्ति का समर्थन भी करते हैं, लेकिन संपत्ति का समर्थन उनका निर्बाध नहीं है। वो ये नहीं कहते कि जैसे उनका ये मानना है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी संपत्ति अर्जित करता है। यदि कोई प्रतिभाशाली है, अच्छा व्यापारी है, सामर्थ्यवान है, तो उसके जो प्राप्त किए हुए लाभ होंगे वो अन्यों की तुलना में ज़्यादा होंगे। ग्रीन इसका समर्थन करते हैं। अपनी प्रतिभा के मुताबिक अर्न करने का मौका सबको मिलता है, अधिकार भी सबको है, लेकिन वो ये नहीं कहते एक व्यक्ति पूरे समाज की संपत्ति का निर्णायक बनकर रह जाए। वो अन्यायोचित वितरण की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर और समाज के हर व्यक्ति को ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन कर दे। दूसरा बिंदु उनका आदर्शवाद और व्यक्तिवाद के मध्य समन्वय। देखिए, आदर्शवाद मैंने आपको पहले कई बार कहा है, विचारधारा वो है जो ये मान के चलती है कि मनुष्य एक राज्य के ऊपर
राज्य सर्वोच्च संस्था है। मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है। अतः राज्य के लिए मनुष्य को अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिवाद वो है जो ये मानता है कि मनुष्य ईश्वर की सृष्टि रचना है, अपना भला बुरा जानता है। अतः राज्य की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है, बल्कि राज्य को मनुष्यों की आवश्यकता है और मनुष्य प्रधान है बजाय राज्य के। ग्रीन ने इन दोनों अतिवादी व्यवस्थाओं के बीच में एक ब्रिज, एक पुल का निर्माण किया है। वो दोनों की उपयुक्तता सिद्ध करते हैं। वो मानव की आज़ादी, मानव की कौशस या मानव की अंतरात्मा और राज्य की आवश्यकता, दोनों के बीच में एक ऐसा ब्रिज या पुल निर्मित करते हैं इसमें कि दोनों की उपादेयता साबित होती है। अगला बिंदु है सीमित संप्रभुता का सिद्धांत। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। हमने बात की थी कि जो उस समय दो सिद्धांत चलन में थे, एक तो था ऑस्टिन का और एक था रूसो का। ये दोनों ही एक अति ताकतवर राज्य की कल्पना करते हैं जिससे बाहर मनुष्य नहीं जा सकता और अंत में जिसका अंत तानाशाही या एक व्यक्ति के शासन पर होता है। ग्रीन ने लोकतांत्रिक संप्रभुता का समर्थन किया है। वो ये मानते हैं कि राज्य संप्रभुता आवश्यक है, जरूरी भी है, लेकिन उसके निर्णय और उनका क्रियान्वयन जन कल्याणकारी होना चाहिए और जनता की जो व्यक्तिगत आज़ादियां हैं और अपने विकास के अवसर हैं उन्हें सीमित करने वाला नहीं होना चाहिए, केवल कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। इसके अलावा वो व्यक्तियों को विरोध का अधिकार भी देते हैं। ये उनकी संप्रभुता की मौलिकता है कि वो व्यक्ति को राज्य के खिलाफ जाने का भी अधिकार सौंपते हैं। अगला बिंदु सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, अब तक तो ये हो रहा था, सकारात्मक जो स्वतंत्रता की कंसेप्ट है, लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, वो निगेटिव स्वतंत्रता है कि क्या नहीं करना चाहिए। मिल के विचारों में आप देखें, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, राज्य को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रीन का वो जो एक कोटेशन मैंने आपको बताया था, जो उनका एक पॉलिटिकल साइंस के विद्वान जो के रूप में उनका ध्येय वाक्य कह सकते हैं कि राज्य बाधाओं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में बाधा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ये मान रहे हैं कि जो भी बाधा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आ रही है, राज्य का ये पहला कर्तव्य है कि वो उन बाधाओं को दूर करे। किस तरह करता है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी योग्यता है और उसका ये अधिकार सुरक्षित है क्योंकि सभ्य समाज के नागरिक उसको ये अधिकार स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। धन्यवाद।